हम थे बनाना एक्सपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली जो मैंने समझा है, अगर ग्राउंड पे काम किया जाए और आप जैसे अभी निकले हो अहमदाबाद से कि एग्रीकल्चर में कुछ हम आगे बढ़े, अगुवाई करने वाला चाहिए भारत को। भारत के ग्राउंड पर पहले कौन आगे बढ़ेगा और इस फील्ड को कौन आगे फिनिश करेगा, फिनिशिंग करते जाएगा और रास्ते बनाते जाएगा। भारत में जैसे मैंने समझा है और देखा है तो 70% है फार्मर और उन्हीं से हमारा भारत रन हो रहा है। अगर फार्मर की एक्टिविटी, किसानों की एक्टिविटी लूज हो रही है या रुक रही है या उनका पैसा नहीं बन रहा है तो समझ लो फिर कोई सा भी इंडस्ट्री या कोई सा भी धंधा नहीं चल रहा है, सब जाम होते हैं। और यही कोविड ने बतलाया है सभी, हिंदुस्तान को भी और पूरे विश्व को भी, कि कृषि नहीं रुकेगी, बाकी सब रुक जाएगा। कोविड में ये समझ में आया 40-45 दिनों में। जैसे मैंने आपको एक क्लू दिया कि मैं एक चीज को टच करना चाहता हूँ, केले को। मैंने एक पॉइंट पकड़ा है, केला बाय प्रोडक्ट है कि पपीता आ गया साथ में और बाम्बू आ गया, तो अभी बाम्बू को मैं टच किया हूँ। हिंदुस्तान में जैसे 29 राज्य हैं, ये कहीं कहीं तो 2-3 देशों के बराबर एक एक राज्य है। केला पकाने वाले वर्ल्ड को पूरी सप्लाई जो कर रहे हैं, फिलीपींस और ये जो 2-3 देश हैं, ये यूपी से छोटे हैं, हमारे महाराष्ट्र से छोटे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम जो केला प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक तो खपत यहीं पर है, दूसरा मात्र 2 से 3% एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत के बाहर जा रहा है। अभी हम भारत के बाहर पहुंचे हैं केवल गल्फ कंट्री में। यूरोप हमने देखा नहीं है, फ्रांस हमने देखा नहीं है केले में। यूरोप में 1 सिंगल कंटेनर नहीं अभी तक गया है। 2020 की मैं बात करूं, एक कंटेनर गया था जो ट्रायल बेस पे था और उसमें कुछ एरर बने, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे उसमें, वो गड़बड़ हुआ तो फिर आगे किसी ने प्रयास नहीं किया। शुरुआत केवल इतनी सी करना है कि ग्राउंड को अगर हम रिपेयर करेंगे, जमीन की हकीकत को, तो ही हम 3% को 30% पर ले जाएंगे। और एक छोटा सा ये टास्क है कि मैंने या हमने या सिस्टम ने मिल करके इसको अचीव कर लिया तो भारत की इकोनॉमी एकदम से चेंज होगी। हर किसान की जेब में पैसा होगा। एक छोटी सी बात है कि एक 5 बायर अगर बड़े आकर के यहाँ रुकते हैं तो फार्मर का रेट अप हो जाता है, जनरल सी बात है। ऐसा मैं केले के बारे में मैं चल रहा हूँ, रेवा है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर है अपना। ऐसे हिंदुस्तान में 94 टिश्यू कल्चर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं ऐसे भारत में 100-200 होंगे बड़े लेवल के। फार्मर हिंदुस्तान में केले के अगर देखने जाए तो हजारों फार्मर हैं। लेकिन वहीं पर एजुकेशन लॉबी को देखे जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, गवर्नमेंट की बॉडियां हैं जो समय समय पर गाइडलाइन देती है। वो गलत नहीं है, लेकिन किताबी कीड़े हैं। इसको मानने को कब तैयार होंगे ये पता नहीं, क्योंकि किताब में जो बुक्स में लिखा है, बनाना या पपाया, आप जो पपाया सीखने आए हो, बनाना जो बुक्स में लिखा है उसे अगर 100 फॉलो करते हैं तो केला केवल होगा दक्षिण भारत में, कहीं पर हो ही नहीं पाएगा। जैसे यूपी के क्लाइमेट की मैं बात करूं तो मई में टेम्परेचर जाता है तो 45-46 तक जाता है। इसमें यही सवाल आपसे पूछने वाला था। और ठंडी में टेम्परेचर लो होता है, तो अभी तो बदल आ गए हैं तो आजकल का 1-2 डिग्री कम है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह या दिसंबर के लास्ट सप्ताह में -डिग्री भी जाएगा, फिर भी वहां पर केला हो रहा है। पूरे यूपी में 3 करोड़ प्लांट लगते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा पौधे और कंद मिला करके, और भर भर के हो रहा है। और हम मध्य प्रदेश में जितना एफर्ट लगा करके 25 किलो तक जा रहे हैं उत्पादन पे पर पौधे का, यूपी 40 किलो 35 किलो तक जा रहा है। यही सुंदरता है और यही डिसऑर्डर है। किताबी ज्ञान में यूपी में कोई केला लगा ही नहीं सकता। वहाँ के कई कृषि विज्ञान केंद्रों ने मुझे बुलाया है, जहाँ बरेली का एक बाइट मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, गाइडलाइन लेने के लिए बुलाया है कि बलराम भैया आपके सेमिनार्स या मीटिंग्स या हमारे किसानों को कुछ गाइड कीजिए। तो एक बरेली के कृषि विज्ञान केंद्र में मैंने 3-4 घंटे बिताए थे। वहाँ पर जब चर्चा हुई, वहाँ किसानों के फोन आते हैं उन एग्रोनॉमिस्ट के पास, तो चूंकि वह किताबी ज्ञान है
पीएचडी कर चुके हैं किताबी ज्ञान में, तो किसानों को बोलते हैं भैया बरेली में केला नहीं होगा। यही सिक्के का दूसरा पहलू है कि हजारों किसान बरेली में, सैकड़ों किसान हजारों एकड़ पे केला लगाकर पकाकर बेच रहे हैं। तो हकीकत पर कौन बात करेगा और अगुवाई कौन करेगा, ये बहुत बड़ा द्वंद है। सिचुएशन डिपेंड करता हाँ, सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने जस्ट ये शुरुआत करी है कि जो मैं करता हूँ बस उसी पर बात करता हूँ मैं कि ये मैंने किया है। जो मुझे नहीं आता, जो मैंने नहीं किया, उसको स्पष्ट मना भी मैं करता हूँ कि मेरे पास नहीं है ज्ञान, में क्यों इसके बारे में बोलूंगा। इस काफी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि भैया आप केवल केले में बात करते हो। वो हकीकत है, मैंने केले को जिया है। मैं 2006 से केले में ही रन हो रहा हूँ। ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं बचा है जिसमें केले में मैं किसी से बात नहीं कर सकता, अपर लेवल के एग्रोनॉमिस्ट से भी और डाउन के फार्मर से भी। तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अभी मैं अगर बात करूँ कि मैंने एक सोप जैसा जो खाने का पान में आता है, सोप क्या बोलते हैं, हाँ, उसको मैंने नहीं जिया है। ना मैंने उसको प्लांटेशन किया है, ना उसको आउटपुट देखा है, ना कुछ किया है। अभी फार्मर कोई पूछेगा भैया आप किसान पाठशाला चलाते हो, इसका बताओ, तो कैसे बताऊंगा भाई? स्पष्ट मैंने न सीखा है, न जिया है, न। एक्चुअली इतनी बड़ी हीट हुई बीच में कि जब मैं बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें लेने जाता हूँ तो वहाँ सभी तरह के पीएचडी होल्डर रहते हैं और वो फिर लास्ट में पूछते हैं भैया आपका एजुकेशन क्या है, फलाना क्या है, ढीमका क्या है। उसके लिए मैंने अभी 19-20 में एग्रीकल्चर किया है। एक्चुअली में आपका कहने का मतलब लोगों को इंटरेस्ट लिया है, वो आप बताओगे जो मुझे पता है बस। नहीं, मुझे जो पता नहीं है मैं बता के करूंगा क्या, उसका रॉन्ग लाइन जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है, किताबी कीड़े हैं और सब और प्रवचन देते हैं, सारी बातें बतलाते हैं, और वही किसानों का दुख का कारण है। हिंदुस्तान का एक तो मैंने बतलाया कि प्रोडक्शन और ट्रेडिंग, लेकिन दूसरा पहलू है कि जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है या जो एग्रोनॉमिस्ट की लॉबी है, जिसमें गवर्नमेंट बॉडी एक हो गई, उनमें भी किताबी कीड़े हैं। अब समझ में किसी किसी को आ रहा है कि हमें ग्राउंड पे जाकर समझकर किसानों को बतलाना चाहिए। और वहीं जो प्राइवेट एग्रीकल्चर की जो एग्रोनॉमिस्ट की लॉबी है, उनकी गलती नहीं है, वो बंधे हुए हैं कहीं किसी से। जैसे मैं दूसरों की बात करने की बजाय अपनी बात करूं कि ये रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर यूनिट है, यहाँ मेरी जो टीम में ग्राउंड पे एग्रोनॉमिस्ट हैं वो बंधे हुए हैं रेवा के पौधे से। ऐसा ही हर कंपनी में किसी की दवाई है, किसी का खाद है, किसी का बीज है, वो उस कंपनी से बंधा हुआ है, उसको वो तनख्वाह दे रहे हैं, कंपनी वाले उनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो अब ये एग्रोनॉमिस्ट ग्राउंड पे जाके क्या बात करेगा? उसका प्रोडक्ट बेहतर बिकना चाहिए, निरंतर बिकना चाहिए, और बार बार रीसेलिंग का ऑर्डर आना चाहिए। इसके अलावा उस एग्रोनॉमिस्ट के कोई भी व्याख्यान इस लाइन के अलग नहीं आएंगे। और ये भारत में हो रहा है। मैं इस चीज को, इस ट्रेंड को तोड़ना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पर जाकर के बात ये करो कि जहां हम खड़े हैं उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है। कुछ हद तक सफल हुआ हूँ, 1-8%। काफी एग्रोनॉमिस्ट मुझे एग्री कर रहे हैं, मेरे साथ में आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नाम आया मेरे साथ में, सागर पोपड़ेकर, जो भारत सरकार के साइंटिस्ट हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जितने हिंदुस्तान में हैं, ICAR बोर्ड है इनका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उनके डायरेक्टर पैनल में सदस्य हैं वो। और वो अनऑफिशियल मेरे साथ 100 आ चुके हैं कि बलराम आप जो कह रहे हो सही है, और उनके अनुभव भी बहुत ही बेस्ट है। तो हम कहीं कहीं पर मिलकर हमने मीटिंगें ली है, साझा करी है। ऐसे एक राजवीर सिंह हुड्डा है जो गवर्नमेंट के कृषि सलाहकार हैं, वो खुलकर निकल के आए हैं कि बलराम आप सही हो। ऐसे एक और मित्र हैं भोपाल के, HC अग्रवाल, जो एडिशनल डायरेक्टर थे पूरे, अभी गवर्नमेंट के कृषि सलाहकार हैं वो रिटायर्ड होने के बाद में। ऐसे कुछ मित्र आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि बदलाव जरूरी है, ग्राउंड पे जाकर चर्चा होनी चाहिए। आपने जो नोटिस भी किया होगा मुझे, वो यही नोटिस किया होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट के न तो खिलाफ हूँ न सपोर्ट में हूँ। इवन मेरे खुद के प्रोडक्ट की मैं चर्चा करना पसंद नहीं करता हूँ। काफ़ी प्रोडक्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर के, लेकिन फार्मर को चाहिए क्या? अभी आप जो आए हो, आपको जो आवश्यकता है, अगर मैं उस पर बात करने की बजाय आपको थोपूंगा तो एक बार मैं कामयाब हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा बाद में? ये भी हकीकत है।
आपने सही डिसीजन लिया है एग्रीकल्चर में जो टर्न हो रहे हो आप। और गुजरात की मैं अगर बात करूं तो गुजरात में स्काई द लिमिट स्कोप है। और दूसरी बात जो बीच में मैंने सुना आपको कि आप लैंड परचेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी बजाय अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे बढ़ेंगे तो जहां 1 एकड़ पे काम करना था वहां हम 10 एकड़ पे काम कर सकते हैं। मैं अभी 250 एकड़ में बनाना फार्मिंग कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैंने 100 एकड़ वाला देखा आपका। हाँ, और हमारा गोल है बी किसान का कि 1000 एकड़ तक थोड़ा पहुंचना है, ताकि जो बड़े बायर हैं उनको इनवाइट करके उनको प्लेटफॉर्म दे दें। ये ग्राउंड की नीड है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर जो आएंगे एग्रीकल्चर में, तो पेन कागज में पहले ग्राफ बनाएंगे, पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिर खेत में जाएंगे कि मैंने पहले 3 लेबर जोड़ा है तो 3 ही रखूंगा, मैं चौथा नहीं रखूंगा। और इसकी ये सैलरी रहेगी, इसका परिवार भी खुश रहेगा और मेरा खेत भी खुश रहेगा। यहां से एग्रीकल्चर चालू होता है। मेरा किसान जो खेती कर रहा है वो थोड़ा सा गलत तरीके से कर रहा है। पड़ोस वाले ने क्या किया है और मेरे पापा दादा क्या कर रहे थे, वो उससे छूट नहीं रहा है, वो खाली नहीं हो रहा है, वो भरना चाह नहीं रहा है। और ये 2 चीजों से अगर छूटना चाहता है तो उसके इर्द गिर्द जो कृषि काउंटर है, उनके जो एग्रोनॉमिस्ट है और जो प्रोडक्ट दवाइयाँ बेचने वाले हैं, उनके एग्रोनॉमिस्ट हर 8 दिन में वेबिनार, सेमिनार, मीटिंगें होती है और छोटी छोटी बाइट भी आती है। अभी कोविड में तो वो समय बिता रहा है ना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो वो टर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो लॉबी है वो तो केवल प्रोडक्ट बेच कर ही दम लेगी। मैं काफी लोगों को सिखा रहा हूँ कि थोड़ा चेंज करो, कुछ अगेंस्ट भी है मेरे, ठीक है, खैर वो जिस दिन उनको समझ में आएगा साथ में हो जाएंगे, और न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर वहां से निकल नहीं पा रहा है। हाँ, जो किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी देख चुका होगा शिद्दत से, उसमें बीज रोपण हो गया, अब वो निकलना चालू हो जाएगा, ये फिक्स है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको अगर वीडियो देखना है तो हेडफोन लगाकर सुनो और नोट्स बनाओ। सही में अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, काफी 70% जो किसान है उनके ऊपर मैं समझता हूँ जहाँ तक 80 से 90% कर्जा है, जितने फार्मर्स हैं। इवन मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मेरी 2004 में शादी हुई थी, जब मैं एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर के किसानों को मैं मोटर पंप, ड्रिप लाइन, नक्शे डिज़ाइन करना, शक्ति पंप का आपने नाम सुना होगा, वो पूरा एमपी टेरिटरी में ही हैंडल कर रहा था, और वहाँ का एक पंप भी मेरे द्वारा कुछ डिज़ाइनिंग किया था मैंने। खैर वो तो उस समय जो 2004 में मेरा सेशन चल रहा था, किसानों से मैं कनेक्ट था, खेती से कनेक्शन नहीं था। और पापा खेती करते थे, सोसाइटी से या क्रॉप लोन ले रखा था, तो मेरी शादी की पत्रिकाएं बट रही थी, और उसके 4 से 5 दिन पहले मेरे पास नोटिस आया था, 68,000 रुपये, 68,250 ऐसा कुछ नोटिस था कि ये पेड करो वरना आपके खेत की या मकान की नीलामी चालू करेगी, लैंड की नीलामी। मेरे शादी के 8 दिन पहले जब मैं पत्रिकाएं दे रहा था, उस दिन मुझे समझ में आया ये जो है लॉलीपॉप है किसान के लिए, क्रॉप लोन और बिना ब्याज का कर्जा, और ये सब झांकी मंडप है, लॉलीपॉप है, केवल किसान से कैसे हम 2 पैसे कमाएं। और किसान उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको भी मजा आ रहा है कि कर्ज लेकर के खेती करना है। साला कब तक गड़े रहेंगे हम कीचड़ में, ये कब समझेंगे। उस दिन से मैंने कर्जे को 0 किया। साथ साथ में मैं जो ग्राउंड रिपेयर कर रहा हूँ ना, उसमें एक ये भी हमारा उद्देश्य है किसान पाठशाला का कि पूरे भारत का किसान किस दिन कर्ज मुक्त होगा। क्रॉप लोन भी नहीं चाहिए, क्या मतलब है। स्टोरी ऐसी है, मैं मेरे से ही बतलाता हूँ आपको, कि क्रॉप लोन आपको मिलता है 3% ब्याज पर, जो हिंदुस्तान में सबसे सस्ता ब्याज है। कोई सेठिया, कोई लाला दे नहीं सकता। 1 लाख पर 1 साल का 3,000 रुपये, ये 3%। मेरे पास 9 एकड़ जमीन मेरे पापा के नाम पर, तो शुरुआत में जो क्रॉप लोन लिया तो हमें मिला था 45-50 हज़ार का लोन मिला था, जिसको हर 6 महीने में रिन्यूअल करोगे तो आपको 3% ब्याज देना है। साल भर में रिन्यूअल करोगे तो 7% देना है, मतलब 1 लाख रुपए पे आपको 7,000 पेड करना है। तो ये भी सस्ता है। 6 महीने में अल्टी पल्टी करते हो तो 3%।
अब मधुरता ये है कि आपने एक बार 2-3 साल इसको कंटिन्यू किया तो बैंक वाले आपको ऑफर करेंगे कि भैया आपकी लिमिट हम बढ़ा देंगे। तो 45,000 से हम 1,20,000 पे गए, लिमिट बढ़ गई। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो क्षणिक है, वो गड़बड़ है। उसके बाद में फिर हम गए 2,80,000 पे, कंटिन्यू पेड कर रहे हैं, डिफाल्टर नहीं है। तो बैंक भी चाहती है कि ऐसे कमाऊ पुत्र कहाँ मिलेंगे, ये हकीकत है। क्योंकि बलराम के फादर एक शिवराम जाट एक ही नहीं था वो क्रॉप लोन में, पूरे हिंदुस्तान के किसान 70% जो हिंदुस्तान की आबादी है, एक मोटा मोटा मैं कहूँ कि 70 करोड़ किसान है ना, 70% आबादी, और ऊपर के जो 30 करोड़ है तो उसका मान लो आप, तो टोटल 90 करोड़ पर आप जाते हो एग्रीकल्चर विभाग में। 90 करोड़ में से आपको जनता 50 करोड़ तो एटलीस्ट मिल ही गई ना। 50 करोड़ पे एक एक व्यक्ति पर अगर 1-1 लाख का कर्ज हो और उनसे मात्र 6 महीने ही वो भरते हो, नहीं भर पाते हैं, उन पर ब्याज का ब्याज फिर चलता है, ये एक लॉलीपॉप है। लेकिन मैं कहता हूँ 6 महीने ही भरते हो, 50 करोड़ गुणित 3,000, आप जोड़ के देख लो, कंप्यूटर के आंकड़े कम पड़ेंगे। इतना पैसा तो जा ही रहा है गवर्नमेंट को, हम कमा के दे रहे हैं उनको। ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो कोई न देख पा रहा है, न कोई बतला पा रहा है। जरूरत क्या है आपको कर्ज लेने की? इन्होंने इतनी गजब की आदत डाल दी है किसानों को कि हमारे पास 2,80,000 का कर्जा। आज हमारी पावती जो खाता खसरा है 7/12 B1 B2, वो बैंक में मर्ज है, गिरवी है। मुझे इमरजेंसी में कुछ काम करना है तो पहले क्या करूंगा मैं? इधर उधर भीख ही मांगने जाना पड़ेगा, भैया पैसे दो तो मेरी पावती को मैं छुड़वाता हूँ, फिर मैं कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन करूंगा या किसी को बेचना है या कहीं मुझे और कुछ करना है उससे रिलेटेड काम, तो सारा हमने गिरवी रख पड़ा है। ब्लॉक हो गया वो, बस कर्ज। ये बहुत बड़ा एक जलेबी ऐसा मकड़ जाल है कि इससे कैसे भारत के किसान निकल पाए, ये मेरी प्राथमिकता है। बन जाता है ये। जैसे भी मेरी सारी बाइटें हैं वो इस टॉपिक पर है कि क्या हम बिना कर्जे से खेती कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं उसमें किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा पर जा सकते हैं। शुरुआत यहाँ से होगी। खैर ये गड़बड़ी लेक्चर चालू होता तो ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, एक क्रांति की जरूरत है बलराम भैया, तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं। नहीं, अगुवाई की जरूरत है। जैसे मैंने अगुवाई करी है, 2006 से मैंने शुरुआत करी, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया किसान पाठशाला। ऐसे हर क्षेत्र में, हर जगह पर एक व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा। हमको सबको मिठास अच्छी है, अभी दूध को फेंटेगा कौन, उसको मावा बनाएगा कौन, उसको मीठा करेगा कौन, तब तो मिलेगा ना। अगुवाई कौन करेगा? आप निकले हुई अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, इसमें कहाँ जरूरत है, हम साथ में हैं। सही अगुवाई करो इस टॉपिक पर, कैसे आगे जाया जा सकता है। अच्छा बलराम भैया, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर केला के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हमें? जैसे हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड भी है, और एक्चुअली क्या था कि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है ना, तो वो कोई भी इतना डीलिंग करता नहीं है जो हम लोग आउटसाइड इंडस्ट्री से हैं। तो जो लैंड परचेज करके मजा आएगा करने में। 1 मिनट में रुकूंगा। हम लोग भोजन करेंगे या चाय बोलूँगा? चाय चलिए, भोजन लेट करेंगे। अगर आपको काकी को बोल दो चाय का, 4 पीछे ही खड़ी। काकी चाय भिजवा दो 4। अभी हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जिसकी हमें नीड है, उसके पहले चाय, उसके बाद फिर बोले। ठीक है। कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में 3 एकड़ स्पेस तो है, 3 एकड़ में हमें सिर्फ अभी हमें पपाया लगाना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपका जो क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे आगे बढ़े, या कुछ और था? हाँ, मेरा कहना एक्चुअली ये था कि जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो अदर इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है। तो अभी एक्चुअली मुझे भी पूरा विज़न क्लियर नहीं है। मैंने आपकी वीडियो देखा तो 99% तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि केला की फार्मिंग में कर सकता हूँ। और आपने जो आपका 100 एकड़ का जो यूनिट बताया था वो ऑलमोस्ट पूरा मैंने देखा था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम नेचर को एक बार समझो
और फिर अपने आप example होगा सब कुछ। तुम एक बार एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, रियल जो प्रकृति है, हाँ, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, बिकॉज केमिकल कभी भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई भी ड्रग भी लेते हो, बायोलॉजिकल तुम अपने बॉडी के फंक्शन को देखो, तो कभी भी कोई भी ड्रग जो है वो तुम्हारे ब्लड के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और वो सिर्फ तुम्हारी जो बीमारी है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको स्टॉप करता है। जो भी रिलीफ होते हैं वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम ही तुमको रिलीफ करवाएगा। तो वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पर है। आप एक्चुअली जो बोलना चाह रहे हो वनस्पति के बारे में, इसको एक कॉर्पोरेट लेवल पे लोग देख के समझ रहे हैं, हाँ केला की खेती करके मैं पैसा बनाऊंगा, मैं बाम्बू की खेती करके पैसा बनाऊंगा। एक्चुअली वो नहीं है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को समझो कि आपके आगे क्या है। शुरुआत वहां से होता है। तो वो बहुत इजी है समझने के लिए, और प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर आपके पास सिर्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। बस, जैसे पोल्ट्री बाकी के सब अंदर ठीक होगा। पोल्ट्री के अंदर भी मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पोल्ट्री के जो अभी दिग्गज हैं गुजरात में, तो वो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंस्पायर्ड है कि आप बिल्कुल नए हो। मतलब मेरे को 4 साल ही हुआ पोल्ट्री में, और गुजरात में एक अच्छा नाम बनाया है। तो उनको मैंने ये सब बात की, बोले सर भाई आप एक बार करो पर्सनल। तो ये इरफान भाई की जगह पे एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंटली मेरे को टेस्ट करना है, और मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंट है कि रेवा से अगर मैंने पौधे लिए जो आपने बनाना के बताया है, तो वो लोग एग्री भी हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कि अपने फार्मर्स जो हैं जिन लोगों का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, और उनको इस तरीके से स्टार्ट करना है कि आपका ये लैंड है, अगर उसके अंदर जैसे मेरे को इसमें एक्चुअल आइडिया नहीं है फार्मर से कैसी बात करनी है, उसको क्या ऑफर करनी है, कि उसमें उनका कुछ बेनिफिट उनको बताएं, या फिर जैसे पोल्ट्री के अंदर शेड के ऊपर पर केजी पे 6 रुपीज़ फार्मर्स को देते हैं उसको सारा मेंटेनेंस करने के लिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनकी। तो ऐसे हमारी एक टीम जाए जो पूरा सेटअप करे और जगह का पूरा रिपोर्ट निकाले, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने पूरा का पूरा, फिर उसके बाद वहाँ पे पौधे लैंड प्रिपरेशन से लेके कटिंग तक, मतलब माल सप्लाई तक, मार्केटिंग तक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन ये चाहिए थी कि अगर ये समझ में आता है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मेरे हिसाब से एक आम जो फार्मर है तो उसकी स्पीड में और हम लोगों की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। भैया ये पेपर पीछे अनयूज है क्या? जी, आपके गुजरात में ना, मैंने जहाँ तक समझा है, मैंने कुछ समय बिताया है, काफ़ी मैं 4-5 साल से रन हो रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर में जो अदर स्टेट में स्कोप है, मैं दोनों एंगल से बात कर रहा हूँ आपके साथ, कि एक बिजनेस मॉडल हम कैसे क्रिएट करें। और गुजरात जाना जाता है एज ए बनिए का नाम है, गुजरात मतलब बनिया है। वहाँ कास्ट कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन गुजरात में जो रह रहा है ना, जिसका जन्म गुजरात में हुआ, वो बढ़िया ही है, वो केवल पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ है। ये चीज मेरे को समझ में आई, पॉइंट से करता है। इसीलिए वहां पर स्कोप है। जो मैंने गुजरात आपका देखा है ना, मैं आपको पूरे गुजरात का सीन बतलाता हूँ जो मैंने समझा है। ये है गुजरात। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर है नर्मदा नदी और यहाँ पर है ताप्ती, और गुजरात का ये जो बेल्ट अगर देखेंगे आप, ये वाला आणंद से लगा करके ये बेल्ट, बस इतना, ये हेवी रीच है। आप भी सर्वे करेंगे तो ये एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज वगैरह और कहीं भी हो सकती है, वो मैं नहीं टच कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ताप्ती का किनारा है, जो जलगांव और इधर से जो नदी आई है, यहाँ पर आपका सूरत, कामरेज, बारडोली वाला एरिया है, सही है ना। और यहाँ पर आपका राजपीपला से लेकर ये भरूच, अंकलेश्वर और ये जो बेल्ट है पूरा, पानी की कोई कमी नहीं है इस बेल्ट में।
अभी यहाँ पर आ गया आपका बड़ौदा, ये आ गया आणंद, ये पूरा जो बेल्ट है, तो यहाँ पर मेन फसल निकल के आएगी आपका केला, गन्ना। ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर पूरी आपकी शुगर फैक्ट्रियाँ हैं सूरत के इर्द गिर्द इस पॉकेट में। आपके यहाँ पर भरूच के आसपास भी काफ़ी सारी ज़मीन है जहाँ पर गन्ना हो रहा है। केला जिस गांव में लगता है उस गांव में एक विजिट करो, जो गांव वाले केला ही लगाते हैं उस गांव में विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। कच्चे मकान नहीं मिलेंगे, गाड़ियाँ अच्छी मिलेगी। यहाँ से मैं बात करूँ, एक 100 किलोमीटर पे शहादा से पहले ब्राह्मणपुरी करके गांव है। गांव छोटा सा है, आपने जो एक आध गांव क्रॉस किया होगा ना, बड़वानी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में जो गांव क्रॉस किया होगा, एक मोटा मोटा समझ लो 1000 आबादी वाला गांव होगा। 1000 से 2000 के बीच में, 2000 मतलब मजदूर वर्ग और सब आ गए। उस गांव में अगर आपने विजिट किया, ब्राह्मणपुरी नाम है उसका, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम एक लग्जरी गाड़ी ना हो, एक खेत में जाने वाली गाड़ी और एक फैमिली की गाड़ी। 3 गाड़ी कंपलसरी है उनके, और 100% किसान है, उसके अलावा कोई उनका बिजनेस नहीं है। BMW, जैगवार, मर्सिडीज ये लॉन्च होती है तो वहाँ पर उनके एग्जीक्यूटिव आते हैं और उनको डेमो ट्रायल देते हैं। किसान के यहाँ आते हैं, और वो किसान 100 बनाना फार्मर है, केवल केले के किसान। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जस्ट, ऐसा ही आपके गुजरात में है। अब सुंदरता में बतलाता हूँ गुजरात की। ये तो हो गया पोटेंशियल एरिया, और यहाँ पर आप जब बोडेली, आप ये जो आए हैं ना बड़ौदा से डभोई से छोटा उदय, बड़ोली, छोटा उदयपुर और ऐसे बड़वानी आ जाते हैं, तो छोटा उदयपुर के बीच में यहाँ बोडेली है, और बोडेली से एक रास्ता जाता है राजपीपला। तो बोडेली से जैसे ही आप 3-4 किलोमीटर आगे जाओगे राजपीपला तरफ, तो कुछ 3-4 गांव आएंगे। मैं सुंदरता बतला रहा हूँ आपके पोटेंशियल की, कहाँ पर जरूरत है वहाँ के किसानों को भी, जो आपको जरूरत है और उनको आपकी जरूरत है। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, उन गाँवों के 90 से 95% किसान एब्रोड है, बाहर है। खेती या तो खाली पड़ी है, या पॉपुलर लगा रखा है जो पेपर मिल, जेके पेपर मिल ले रहा था, या किसी को जनरल दे दिया है कि यार तुम करो, हमें बता देना साल में एक बार क्या दे देना। तो काफ़ी मेरे पास फ़ोन भी आते हैं जो बाहर हैं, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वीडियो देख करके कि बलराम भाई आप वहाँ पर एंट्री करो। गुजरात में मैंने राजपीपला में लिया है 70 एकड़, राजपीपला से आगे भरूच तरफ एक जगह, वहाँ हम कुछ 2-3 मित्र कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन मैं वहाँ एंट्री कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे सपोर्ट में कोई है, मेरा एक हैंड है वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर 1000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है और वो व्यक्ति बाहर है। उनको कुछ पैसा आ नहीं रहा है, जमीन भी खाली पड़ी है, बंजर है, जिससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। और आप जैसे मित्र जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, आप 10 एकड़ जमीन खरीदोगे गुजरात में, पोटेंशियल जहाँ पानी है, तो कम से कम 15 लाख रुपए एकड़ मिलेगी पानी वाली जमीन। अभी 10 एकड़ जमीन का आपको पैसा कितना पेड करना है? 1.5 CR, 1.5 करोड़। और उसी में अगर हम केले का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जाते हैं तो जो बाहर रह रहे हैं किसान, आप उनको 2-3 कंडीशन पर टच कर सकते हो, जो मैं करता हूं। नंबर 1 कि जमीन और पानी अगले का है, बाकी सब आप करोगे, तो 25% और 75% का रेशो रहेगा। सब कुछ आप कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, मेन पावर आप लगा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। अगले को नेट प्रॉफिट 25% मिलना है, उसको देखने भी नहीं आना है। वीडियो लगा दो, वीडियो से ही देख लेगा वो उसकी खेती कैसे हो रही है। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि अगला पैसा लगा रहा है, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा 25% आपका, 75% अगले का। उल्टा हो गया मॉडल, क्योंकि सारा पैसा उनका है, जमीन उनकी है, पानी उनका है। तीसरा मॉडल यहां पर है कि अब आता है मेन मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में अगर आपकी पकड़ है तो आप बेस्ट जा पाओगे, तो ही आप अर्निंग कर पाओगे। और जिस चीज में हमें एंट्री करना है एग्रीकल्चर में, तो मार्केट नहीं हाथ में है, वो फसल मत लगाओ।
किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने गेहूं, मक्का, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरा, दलहन, तिलहन, जिन पर रेट फिक्स गवर्नमेंट के, वो लगाना बंद कर देना चाहिए। आप खुद रेट तय जिस पर कर सकते हो वो फसल लगाओ। गेहूं आपने 1000 एकड़ लगा दिया, रेट ही फिक्स है 1875 रुपए, और गवर्नमेंट को बोलो भैया 150 रुपये बोनस दे दे यार, तो वो कितना होगा 2025। लॉटरी है ही नहीं, कभी जीवन में कभी लॉटरी नहीं है। उस पर ओलावृष्टि हो गई, ठंड कम गिरी या ज्यादा गिरी, समझ रहे हैं। किसान आंदोलन करते हैं, हमें काटन का रेट बढ़ा के दो, गेहूं का रेट बढ़ा के दो। जो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती, आप क्यों बेवकूफाना कर रहे हो। आंदोलन बंद करो, वो फसल लगाना बंद कर दो। ऐसी फसल लगाओ जिसमें रेट गवर्नमेंट तय ना करे, अपने आप सिस्टम सही होगा। हर सांसद, हर विधायक घर कूचे तक जाएगा और बोलेगा आपको गेहूं का रेट क्या चाहिए। कब? 1 साल मात्र ऐसा किया तो वही मैं बात बोल रहा हूं। तीसरा पॉइंट कि जमीन पानी किसान का है, पैसा किसान लगा रहा है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग हमारा है, जहां हम बी किसान कर रहे हैं। तो यहाँ 50-50 का रेशो है। जमीन पानी किसान का है, पैसा जो लग रहा है वही लगा रहा है। और केले में हम एक बार लगा करके अनेक साल खेती कर सकते हैं, जो काफ़ी मैंने प्लांट लॉन्च कर दिए हैं, जो हिंदुस्तान में कोई कभी बतला नहीं रहा था। ये खूबसूरती केले की एक बार लगाओ, अनेक बार खेती करो। और दूसरी केले की खूबसूरती है कि पूरे भारत में एक बार लगाकर 12 महीने में कटिंग आएगी, दूसरी बार थोड़ा सा आएगा, तीसरी बार कभी कोई ले नहीं पाएगा। ये भारत के हिंदुस्तान में ये केले को लेकर के ट्रेंड चल रहा था, यही ट्रेंड चल रहा था। क्योंकि मेरे जैसे कई टिश्यू कल्चर वाले हैं जिनको केवल पौधा बेचना है, तो टेक्निकल ट्रेंड तो यही है ना कि एक बार लगाओ, अगली बार लेते आएगा नहीं सेकंड, तो तीसरी बार पौधा खरीदेंगे। तो ये ट्रेंड चल रहा था। लेकिन मेरे आने के बाद अभी ट्रेंड क्या चेंज हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा कि एक बार पौधा लगाया और आप डिसीजन लो कितने साल चलाना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल। 45 साल का एक केला है कर्नाटक में, देसाई, आंध्रा में देसाई करके एक व्यक्ति है जो केले की खेती कर रहा है। 45 साल होगा, मेरी उम्र अभी 40 की है। मेरे से पहले उसने लगाया था, आज भी केला उसके यहाँ है और काट रहा है। ये सुंदरता है केले की, जो एक बार लगाकर फिर खर्चा नहीं आएगा, अनेक साल ले सकते हैं। जो भारत में अभी तक कोई कर नहीं रहा था, वो किसान पाठशाला ने बतलाया किसानों को। कई मॉडल प्लॉट खड़े हैं। मेरा 100 एकड़ वाला प्लॉट भी तीसरी कटिंग चल रही है। दूसरी सुंदरता है कि एक बार लगा करके पहली कटिंग 12 महीने में, 10 से 12 में, फिर अगली कटिंग 6 से 8 महीने में ही आएगी।